जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ प्रोग्रामिंग चैप्टर लेके जावा स्क्रिप्ट का ये चैप्टर 28 है दोस्तों। ये देखिए चैप्टर 28 है आपका ये। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इससे पहले हम इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ये जो वीडियो है सारा इस वाले प्ले लिस्ट में जाएगा, यहीं से जाके सब एक्सेस करिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। जावा स्क्रिप्ट फुल कोर्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अमेजिंग चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई गई हैं और लाइव पढ़ाई गई हैं। ठीक है, आपको मोटिवेट किया गया है, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करिए। ये भी लाइव ही रिकॉर्ड होता, बट मैं कल रिकॉर्ड करना भूल गया था क्लास वाली वीडियो को, इसलिए मैं ऐसे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इस पे काम किया था, हमने सर्च वगैरह की फैसिलिटी बनाई थी, ये देखिए, है ना। यानी कि इसमें से डेटा फिल्टर होगा जब हम सर्च करेंगे, तो अमित लिखूंगा तो हम इससे रिलेटेड डेटा मिलेगा इस तरीके से। तो अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज बनाना है तो आप जो है इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करिए। बहुत ही अमेजिंग प्ले लिस्ट है ये। कंप्लीट करने के बाद आप इसको हमें व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए जिप फाइल करके। हमने एडिट करना, अपडेट करना सब कुछ सीखा था, है ना। अगर मैं यहाँ पर LKO लिख दूँ और अपडेट पे क्लिक करूँ तो नोटिस करिए डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। कहाँ अपडेट हुआ? यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। डिलीट पे क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। नया डेटा रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से बस अपना डेटा डालिए और लाइव रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नोटिस करिए मैंने ऐसा डेटा फिल किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए रजिस्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करने बताया गया। ये आपका चैप्टर 28 है। इसमें जो है हमने लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करना सीखा था। यानी कि यहाँ पर नोटिस करिए एप्लीकेशन के अंदर मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर आपको डेटा स्टोर करने बताया था। ठीक है, अभी हमें जो है डेटा सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करना सीखना है। तो यहाँ पर जो है सेशन स्टोरेज भी होता है, एक तो लोकल स्टोरेज है आपका और दूसरा आपका सेशन स्टोरेज यहाँ पर है। उसके बाद हम कुकी के अंदर भी देखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये सेशन स्टोरेज है और ये आपका लोकल स्टोरेज है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, यानी कि ये जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा। ठीक है, सेशन स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो जो है टेम्परेरी होता है। जब तक आपका ये विंडो खुला हुआ है, यानी कि जब तक आपका ब्राउजर खुला हुआ है तब तक ये स्टोर रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करता है। आज ही जरा VS कोड में, ये आपका चैप्टर 28 है। मैंने यहाँ पर जो है चैप्टर 28 के नाम से फोल्डर बना दिया है। इसके अंदर हम सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करना और कुकी के अंदर कैसे डेटा स्टोर करना है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ जरा इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट डेटा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला 2-3 बटन और बना लूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं रिमूव डेटा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट डेटा। ठीक है, या आप ऐसे लिखिए गेट सेशन डेटा, सेट सेशन डेटा एंड रिमूव सेशन डेटा, इस तरीके से। परफेक्ट। तो जिस तरीके से आप लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते थे डेटा, वैसे ही हम सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करने वाले डेटा। तो मैंने 3 बटन बना लिया है, तीनों का अलग अलग काम होगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करेंगे इस तरीके से। सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा हमें स्टोर करना है तो हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जरा सही से डेटा के नाम से, और इसमें मैं नेम स्टोर कर देता हूँ इस तरीके से। कुछ भी लिखा जा सकता है, मैंने जस्ट फोर कोड लिख दिया। कॉमा से सेपरेट करेंगे और ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करता हूँ इस तरीके से, और इसमें मैंने जस्ट @gmail.com रख दिया। तो बस हमारे पास एक डेटा होगा जिसको हम सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। कॉमा से सेपरेट करिए, पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और यहाँ पर आपको पासवर्ड डिफाइन कर देना। तो मैंने ऐसे ही पासवर्ड में कुछ डेटा रख दिया। परफेक्ट। तो यही डेटा हमें सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है, लेकिन कब स्टोर करना है? जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब, सेट डेटा वाले बटन पे। तो आपको सबसे पहले तो उस बटन को सेलेक्ट करना होगा। तो लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा मैं इस तरीके से, ऑल BTN के नाम से, और मैं सभी बटन को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इस फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम बटन को डिफाइन कर देंगे। तो सारे बटन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, आप कंसोल करके देख सकते हो। तो कंसोल और डॉट लॉग का यूज करिएगा और ऑल BTN को आप ऐसे प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए पेज लोड होते ही दिखना चाहिए। अच्छा, ये हमारा जो है पेज नहीं है, हम ओपन कर लेंगे इसको ब्राउजर में। तो मैंने ऐसे कंट्रोल O कर लिया, ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा। नोटिस करिए ओपन हो गया। इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाएं तो ये देखिए बटन मिल गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बटन काम करेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा बटन है, ये तीसरा बटन है। ठीक है, परफेक्ट।
अभी हमें पहले वाले बटन पे ऑन क्लिक लगाना है और इस डेटा को सेशन के अंदर स्टोर करना है। तो जो आल बीटीएन है इसमें आपको जीरो इंडेक्स को एक्सेस करना है। डॉट ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन करना है। कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करना है और आप चाहें तो क्लिक करते ही अलर्ट वगैरह करके देख सकते हो। तो मैंने ऐसे अलर्ट कर दिया। एक बार क्लिक करके देख लूंगा, ये देखिए अलर्ट हो रहा है। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो जब आपको लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करना होता था तो आप क्या लिखते थे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर आप अपने की का नाम देते थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर इन्फो के नाम से, इस तरीके से, यानी कि यूजर इन्फो कॉमा से सेपरेट करूंगा करता था, और यहाँ पर जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करके हम यहाँ पर जो है डेटा को डिफाइन कर देते हैं। यानी कि जेसन जेसन ये जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करते थे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर यही प्रोसेस होगा, यानी कि जब आपको सेशन के अंदर डेटा स्टोर करना होगा तब भी यही प्रोसेस होगा। नोटिस करिए, अगर मैं अभी इंस्पेक्ट कर लूँ और मैं एप्लीकेशन के लोकल स्टोरेज को ओपन करूँ, ये देखिए इसमें ऑल यूजर डेटा के नाम से एक की है। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे यूजर इन्फो के नाम से भी एक की आ जाएगा और यहाँ पर डेटा स्टोर हो गया। तो सेम तरीके से आप सेशन के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, जहां पर आपने लोकल स्टोरेज लिखा है वहां पर आपको सेशन स्टोरेज कर देना है। तो सेशन स्टोरेज के अंदर से भी आपको सेट आइटम फंक्शन कॉल करना है डेटा स्टोर करने के लिए, और फर्स्ट पैरामीटर आपका की हो जाएगा और दूसरा पैरामीटर आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अगर मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट करके, यानी कि मैंने इंस्पेक्ट कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर एप्लीकेशन में जाता हूँ, नोटिस करिए अभी मैं सेशन खोल के रखा हूँ। तो यहाँ पर सेशन पे क्लिक करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा, इस वाले आइकन पे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए की और वैल्यू। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर डेटा हमारा आ चुका है, और थोड़ी देर पहले मैंने जब क्लिक किया था तो यहाँ पर डेटा गया था, यानी कि यूजर इन्फो के नाम से यहाँ पर की बना था। तो नोटिस करिए जो सेशन में डेटा आया है वो तभी तक स्टोर रहेगा जब तक हम इस विंडो को खोल के रखेंगे। यानी कि अगर मैं इस विंडो को कट कर दूं, मैंने ऐसे कॉपी कर लिया यूआरएल और इसको मैं कट कर देता हूं, मैंने कट कर दिया। अब नोटिस करिए मैं इसको फिर से ओपन करूंगा और इंस्पेक्ट करके अगर मैं सेशन स्टोरेज में जाऊं तो वो की नहीं मिलेगा, वो डेटा लॉस हो गया, यानी कि वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो यहाँ का जो डेटा है वो तभी तक स्टोर रहेगा जब तक आपका ये विंडो खुला हुआ है। लेकिन वही कि हमने थोड़ी देर पहले लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया था वो यहाँ पर है, लोकल स्टोरेज से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है। अभी नोटिस करिए मैं सेशन में जाता हूँ फिर से, और फिर से सेट डेटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए डेटा आ गया ना। अब जब तक ये ब्राउजर खुला हुआ है जब तक ये डेटा है, जैसे मैंने इसको कट कर दिया ये वाला विंडो, अब वो डेटा चला गया, यानी कि रिमूव हो गया होगा। अगर आप फिर से इसी पेज को ओपन करें और इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाएं तो देखिए डेटा डिलीट हो चुका है। लेकिन लोकल स्टोरेज के डेटा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट स्टोर होता है और यहाँ पर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। जब तक आपके ब्राउजर का विंडो खुला हुआ है तभी तक डेटा स्टोर होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डेटा निकालना है, जैसे हमने इसको सेट किया, अब निकालना है तो मैं एक बटन पे क्लिक करने पे निकाल लेता हूँ डेटा। ऑल बीटीएन डॉट वन इंडेक्स डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यानी कि इस पे, यानी कि मैंने कॉल फंक्शन का डिफिनेशन किया। ये आपका इवेंट होता है, इस इवेंट पे मैंने इस फंक्शन का डिफिनेशन किया। कंसोल डॉट लॉग का यूज करता हूँ, या आप ऐसे बनाइए लेट एक वेरिएबल जरा डेटा के नाम से, और क्या करेंगे सेशन स्टोरेज के अंदर से तो लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। जब आपको लोकल स्टोरेज के अंदर से डेटा निकालना होता था तो आप क्या लिखते थे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। यहाँ पर आपको सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखना है और यहाँ पर अपने की का नाम देना है। तो की का नाम क्या है, यूजर इन्फो है। तो यहाँ पर डिफाइन कर दिए से की का नाम यूजर इन्फो, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है। और इसको हमें जेसन पार्स करना होगा, तो ऐसे आप जेसन पार्स के अंदर भी इस चीज को यहीं पर रख सकते हो। तो जेसन डॉट पार्स का यूज करिएगा इस तरीके से, और जेसन जेसन पार्स के अंदर इसको निकालिएगा। तो ये डेटा निकलेगा पहले, उसके बाद जेसन पार्स यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा। अगर आप दूसरा स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इतना ही लिखिए, यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि जेसन डेटा आ रहा है तो इसको वेरिएबल का नाम कर दीजिए जेसन डेटा, यानी कि जेसन स्ट्रिंग आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखिए जरा जेसन स्ट्रिंग। अब इसको हमें डेटा में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट में, तो आप ऐसे बनाइए वेरिएबल लेट डेटा के नाम से, और यहाँ पर आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, सॉरी जेसन डॉट पार्स इस फंक्शन का यूज करेंगे, और हम ये जो हमारा जेसन स्ट्रिंग है इसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। परफेक्ट। कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा को प्रिंट कर दीजिए। तो अभी क्या होगा, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और इंस्पेक्ट करके जब मैं कंसोल में जाऊंगा और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं गेट डेटा पे, ये प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर की तरफ से। ये देखिए कंसोल किया था हमने बटन को, ये प्रिंट हो रहा था तो मैंने उसको हटा दिया। नोटिस करिए मैंने क्लियर कर लिया, रिलोड कर लेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए क्या आया, नल आया। अब ये नल इसलिए आ रहा है क्योंकि सेशन स्टोरेज के अंदर से जो आप की निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि जिस डेटा को आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो वो सेशन स्टोरेज के अंदर है ही नहीं।
है ना, ये देखिए सेशन स्टोरेज नहीं है। जब आप स्टोर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैंने सेट डेटा पे क्लिक कर दिया तो अब ये डेटा आ चुका है। अब मैं अगर क्लिक करूँ तो अभी नल ना आके डेटा आ जाएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से। तो अगर की नहीं रहेगा तो ये आपको नल रिटर्न करेगा जिस की को आप फाइंड कर रहे हैं। तो डेटा निकालना भी बड़ा ही आसान है सेशन के अंदर से। तो याद रहे, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डेटा सेट करने का और डेटा निकालने का एक ही तरीका है। बस यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज लिखना है जब आपको लोकल स्टोरेज में डेटा सेट करना होगा, और जब आपको लोकल स्टोरेज से डेटा निकालना होगा तो यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज लिखना है, ठीक है, नहीं तो सेशन स्टोरेज लिखना है। परफेक्ट। एक और की है हमारे पास रिमूव डेटा के नाम से। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका यहाँ पर डेटा स्टोर हो चुका है सेशन के अंदर, इस बटन पे क्लिक करने पे रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसे ऑल ऑल बीटीएन, इसका टू इंडेक्स एक्सेस करिए। डॉट ऑन के लिए इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से। कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे और आपको डिफाइन करना है सेशन स्टोरेज, यानी कि सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम और कौन से आइटम को डिलीट करना है उस की का नाम दीजिए। तो यूजर इन्फो के नाम से एक की है, उसी को मुझे डिलीट करना है, तो बस यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो जब भी आपको लोकल स्टोरेज से भी रिमूव करना होगा किसी की को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ताकि सेशन स्टोरेज के अंदर से रिमूव हो आइटम। अभी हम रिलोड करेंगे, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं रिमूव डेटा पे, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया ना, इस तरीके से। ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हुआ, जब हमने क्लिक किया तब ये डिलीट हुआ। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सेट होगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो गेट होगा, यहाँ पर प्रिंट हो गया, और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, रिमूव हो गया। यही एक की है आपके पास लोकल स्टोरेज के अंदर। तो अगर आपको इसको रिमूव करना होता तो कैसे करते, बस यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज डिफाइन करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और नोटिस करिए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लोकल स्टोरेज के अंदर जो यूजर इन्फो की है वो डिलीट हो जाएगी। देखिए मैंने अभी क्लिक किया, रिलोड नहीं किया था मैंने रिलोड कर लिया। अब ये वाला की देखना ध्यान से, ये देखिए, है ना, तो रिमूव हो गया की। तो सेट करने के लिए आपको सेट डेटा, तो यहाँ पर सेशन स्टोरेज के अंदर जाते हैं, देखिए सेट डेटा पे क्लिक करूंगा, डेटा सेट हो जाएगा। लेकिन ये कब तक स्टोर है, जब तक आपका ये विंडो खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ विंडो को और मैंने विंडो कट कर दिया, वो डिलीट हो गया होगा, ये देखिए। अगर हम इंस्पेक्ट करके सेशन के अंदर फिर से जाएं एप्लीकेशन में, तो नोटिस करिए डेटा डिलीट हो चुका है। तो तब तक स्टोर रहता है, यानी कि टेम्परेरी रहता है ये, जब तक आपका ये विंडो खुला हुआ है। सेट पे क्लिक करेंगे, सेट हो जाएगा। गेट पे क्लिक करेंगे, डेटा निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर हम जो है रिमूव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। देखिए नोटिस करिए, अच्छा यहाँ पर सेशन स्टोरेज की जगह लोकल स्टोरेज लिखा हुआ है, तो बस आप यहाँ पर सेशन स्टोरेज कर दीजिए, तो अब रिमूव हो जाएगा ही। मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा, परफेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं कि कुकी के अंदर कैसे हम डेटा को स्टोर करेंगे, यानी कि कुकी के अंदर भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो कुकी के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम सेट करेंगे और गेट करेंगे। रिमूव भी होता है कुकी, तो रिमूव करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपका डेटा है उसको एम्प्टी कर देना होता है। आपको समझ में आ जाएगा। हम ये वाला, हमें रिमूव का कोई काम नहीं है, तो फिलहाल मैं रिमूव वाले बटन को हटा देता हूँ। सिर्फ हमें दो ही बटन का काम है, एक तो सेट करना, दूसरा गेट करना, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो बटन है इसको मैं हटा देता हूँ, और इसी में मैं आपको बताता हूँ। इस कोड को आप रख लीजिएगा, ये आपके काम में आएगा। तो जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तभी हमारा कुकी सेट होगा। तो जब भी आपको कुकी सेट करना हो, यानी कि ब्राउजर के अंदर जब भी आपको कुकी सेट करना हो, कुकी सेट करने के लिए आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इसके वैल्यू में आपको ऐसे एक जैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, और इसके अंदर ऐसे डिफाइन करना है, जैसे सपोज करो आपको यूजर नेम के नाम से कोई की बनाना है, तो यूजर नेम हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या रखना है वो आपको डिफाइन करना है। तो यूजर नेम में मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, just@gmail.com, ये हमारा यूजर नेम मैंने स्टोर किया, ठीक है। तो अभी अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो कुकी के अंदर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। देखिए नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर रिलोड कर लिया, इंस्पेक्ट कर लूंगा मैं इस तरीके से, और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो कुकी है उसको खोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, कुकी नोटिस करिए मैंने खोला, और सेट डेटा पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई भी कुकी आ नहीं रहा है, ये देखें ना। क्योंकि याद रहे, जब भी आपको कुकी सेट करना होगा तो ये जो आपका इन्वायरमेंट खुला हुआ है, ये आपका लोकल इन्वायरमेंट खुला हुआ है, ये सर्वर इनका इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि यूआरएल आपका सर्वर वाला होना चाहिए, तब जाके आपका कुकी के अंदर डेटा स्टोर होगा। तो अगर आपको सर्वर इन्वायरमेंट में इस प्रोजेक्ट को रन करना है, यानी कि इस पेज को रन करना है, तो उस केस में आप यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, यानी कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और नोटिस करिए यहाँ पर लिखा हो ओपन विद लाइव सर्वर, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो अब अभी आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो लाइव सर्वर से ओपन हुआ, ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट हमारा वो लाइव सर्वर से ओपन हो रहा है, परफेक्ट।
तो अभी आपको हो सकता है अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो आपको ये ओपन विद लाइव सर्वर वाला ऑप्शन ना दिखे, तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए एक्सटेंशन में जाना है, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है लाइव सर्वर, इस तरीके से। ठीक है, तो लाइव सर्वर सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। नोटिस करिए ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में अनइंस्टॉल लिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे अपने पेज पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको ओपन कर लीजिएगा। अब ये एक इन्वायरमेंट अलग है, ये देखिए है ना, ये एक पोर्ट पे ओपन हुआ है, सर्वर के पोर्ट पे। ठीक है, ये आपका लोकल यूआरएल था, ये हमारा सर्वर का यूआरएल है जो कि हमें जनरेट करके मिला, हमारे लाइव सर्वर ने जनरेट करके दे दिया। इंस्पेक्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, कुकी है ये। अगर मैं अभी क्लिक करूं तो नोटिस करिए यहाँ पर रिलोड करना पड़ेगा हमें। ये देखिए कुकी हमारा सेट हो चुका है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या स्टोर हुआ, कुकी का नाम क्या है, यूजर नेम, और वैल्यू में क्या है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। वैल्यू में just@gmail.com जो आपने स्टोर किया था। ये डोमेन है, डोमेन का मतलब ये होता है कि कहाँ पर आपका कुकी स्टोर हुआ। तो ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन मैच कर रहा होगा। ये आपका एक्सपायरी है, तो मैक्स एज आपने डिफाइन नहीं किया है, यानी कि एक्सपायर्स जो हमारा टाइम होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर साइज है, ये HTTP ओनली है, सिक्योर है ना, इस तरीके के कई सारे इसमें पार्ट होते हैं। तो जब आप जो है सर्वर साइड वगैरह में काम करेंगे तो इस सब पे आपको काम करने बताया जाएगा। इस सब को हम ट्रू करते हैं ताकि ये सर्वर साइड इन्वायरमेंट में ही खुले, लोकल इन्वायरमेंट में ये ना खुले। यानी कि जब हम HTTP ओनली को ट्रू कर देते हैं तो क्या होता है कि अब लोकली, जैसे अभी मैं अगर यहाँ पर यानी कि ये जो बटन है इस पे क्लिक करने पे उस कुकी को एक्सेस करना चाहूँ तो ये दूसरा वाला बटन है। इस कोड को भी आप रख लीजिएगा कमेंट करके। कंसोल यानी कि मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कास्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर से कुकी को रीड कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ऐसे मैंने रीड कर लिया। ठीक है ना, तो जब भी आपको सेट करना होगा तो ऐसे सेट करेंगे और रीड करना होगा तो ऐसे रीड करेंगे आप। नोटिस करिए मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ इस तरीके से, और मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी कुकी था वो आ गया इस तरीके से, है ना। तो वो कुकी जो आया है वो हमारे जावास्क्रिप्ट की कोड से एक्सेस हो गया। लेकिन ये अगर आप चाहे तो जावास्क्रिप्ट वाले कोड से एक्सेस ना हो तो HTTP ओनली का वैल्यू ट्रू करते हैं। तो ये सब आगे की चीजें हैं, सर्वर साइड वगैरह में हम इन पे काम करते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट। नोटिस करिए इस तरीके का कुकी भी स्टोर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहले का कोई कुकी होगा, यानी कि या तो ठीक है इस वाले पोर्ट पे स्टोर है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। मैंने ऐसे डिलीट कर लिया, परफेक्ट। कुछ और किया जा सकता है, यानी कि इस कुकी के साथ और भी पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये तो आपका हो गया यूजर नेम, आपका जो कुकी का नाम है वो हो गया। अब ये जो कुकी है वो कब एक्सपायर होगा उसके लिए भी हम यहाँ पर डेट वगैरह दे सकते हैं कि हाँ इतने दिन में ये कुकी हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक्सपायर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, ऐसे एक्सपायर्स। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको कुछ इस तरह से लिखना है। जैसे सपोज करो आप चाहते हो कि 2024 में ये जो कुकी है वो हमारा दिसंबर में या नवंबर में डिलीट हो, या जून में डिलीट हो, या अगस्त में डिलीट हो, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो कुकी है हमारा वो थर्सडे को, तो मैंने ऐसे लिखा। ऐसे लिखना आपको, है ना, थर्सडे। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करना है, कौन सी डेट होगी वो डिफाइन करना है। तो स्पेस दीजिएगा इस तरीके से। जैसे मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त को ये डिलीट हो जाए तो 15 लिखना है, उसके बाद AUG लिखना है इस तरीके से, यानी कि अगस्त। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर डिफाइन कर देना है, तो 2024, यानी कि एक्सपायर कब होगा, ये थर्सडे 15 अगस्त 2024, इस डेट को ये कुकी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी आप रिलोड करते हो, यहाँ पर नोटिस करिए पेज लोड होते ही कोई कुकी सेट हो रहा है, तो शायद इसमें कोई कोड किया गया होगा। ठीक है, परफेक्ट। कोई कोड नहीं है, ये जो आ रहा है देख लेते हैं ये कैसा है। ठीक है, आलोक कुमार के नाम से कोई कुकी सेट हो रहा है पेज रेंडर होते ही। इसको हम डिलीट कर देते हैं, मैंने रिलोड किया। ठीक है, परफेक्ट। तो अगर मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ तो, और यहाँ पर रिलोड करिए, नोटिस करिए अब यहाँ पर जो है इसका जो है अ, यानी कि एक्सपायरी टाइम वगैरह भी स्टोर हो गया होगा। तो एक बार रिलोड कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने कहाँ काम कर दिया है देख लेते हैं जरा। नोटिस करिए यहाँ पर हमने काम किया है यूजर नेम just@gmail.com, और एक्सपायर्स मैंने डिफाइन कर दिया है कि इस तारीख को ये एक्सपायर होगा। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुकी सेट होगा। ये देखिए सर्वर वाला इन्वायरमेंट ओपन रखिएगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पर नोटिस करिए इस की को मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं फिर से यहाँ पर सेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। यानी कि ये जो डेटा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, रिलोड करेंगे, ये दिखे है ना। तो यहाँ पर जो है फिर से कुकी सेट हुआ,
अब इसके साथ जो है एक्सपायरी टाइम भी सेट हो जाएगा कि कब एक्सपायर होगा ये कुकी आपका, इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पर। उसके बाद पाथ भी एक और आर्गुमेंट हम दे सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जो पाथ है वो भी दिया जा सकता है। अच्छा, जब भी आप कुकी सेट यानी कि जब एक्सपायरी से आप सेट कर रहे हो तो उसके लिए टाइम भी आपको सेट करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप स्पेस देके टाइम भी दीजिएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि 12 बजे ये एक्सपायर हो जाएगा, तो 12:0 एंड 0 सेकंड ये दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। अभी हम फिर से रिलोड कर लेते हैं इस तरीके से, और इस कुकी को मैं डिलीट कर देता हूँ जो कि पहले से यहाँ पर है। उसके बाद मैंने सेट डेटा पे क्लिक किया, नोटिस करिए फिर से कुकी आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपायरी टाइम भी आ गया होगा, जो टाइम आपने दिया है। ठीक है, तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने टाइम यहाँ पर नहीं लिखा था। तो डेट के साथ आपको टाइम भी देना है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि पाथ, यानी कि आपको ऐसे टर्मिनेट करना है और पाथ के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। पाथ में अगर आप ये डिफाइन कर देते हो कि ये जो कुकी है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में एक्सेस होगा, तो index.html लिख दीजिए। या अगर आप चाहे तो कि पूरे एप्लीकेशन में ये जो कुकी हमारा वो एक्सेस हो, तो आपको पाथ इक्वल टू ये फॉरवर्ड स्लैश देना है। पाथ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश index.html लिख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में एक्सेस होगा। यानी कि अगर हमने ऐसे लिख दिया पाथ इक्वल टू index.html, तो अब ये जो कुकी आपने स्टोर किया है वो ओनली इसी पेज में एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है या हमारा जो बड़ा काम होता है उसके अंदर मल्टीपल पेज होते हैं ना, तो मल्टीपल पेज होते हैं। अगर आपने इस पेज से कुकी सेट किया है और यहाँ पर पाथ का वैल्यू फॉरवर्ड स्लैश आपने दे दिया है, तो क्या होगा? अब ये जो कुकी है वो जो है, यानी फॉरवर्ड स्लैश अगर आपने दे दिया है, index.html डिफाइन कर दिया, तो अब वो कुकी इसी पेज में एक्सेस होगा, अब दूसरे पेज में एक्सेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश दिया है, तो उस केस में जो आपका कुकी है वो अब किसी भी पेज में एक्सेस हो जाएगा आपके ब्राउजर के। इसके आगे जो पेज खुलेगा, इसके पीछे वाले पेज में नहीं, यानी कि इस पेज से आगे, जैसे यहाँ पर कोई हमारे पास एक लिंक होगा दूसरे पेज में जाने के लिए, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो जो कुकी है वो दूसरे वाले पेज में भी एक्सेस हो जाएगा। परफेक्ट। तो जब भी आपको कुकी को रीड करना होगा तो यहाँ पर आप नोटिस करिए, इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा कुकी रीड हो गया। हो सकता है कि और कुकी इसके अंदर स्टोर हो, जैसे हमने अभी यूजर नेम के नाम से एक स्टोर किया है, एक और मैं स्टोर कर देता हूँ जरा इस तरीके से। यहाँ पर इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और दूसरा कुकी मैं इसको बना दूंगा। तो ये लाइन इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेम, यानी कि सिर्फ मैंने नेम डिफाइन किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे नेम में जस्ट फॉर कोड। नोटिस करिए, अभी मैं रिलोड करके टेस्टिंग करता हूँ। मैंने रिलोड किया और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक और कुकी यहाँ पर सेट हो जाएगा। यूजर नेम तो सेट हुआ ही, उसके साथ साथ यहाँ पर ये नेम वाला कुकी भी सेट हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए नेम, यूजर नेम यहाँ पर भी, यूजर नेम यहाँ पर भी, इसके यहाँ पर स्पेस आ गया था, है ना, ये देखिए ना, इसलिए ये दोबारा सेट हो गया है। परफेक्ट। तो एक बार सब कुछ क्लियर कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप रिलोड करिए, सेट डेटा पे क्लिक करिए, तो नोटिस करिए दोनों ही किया है। एक तो नेम वाला आया जिसमें हमने जस्ट फॉर कोड रखा है, और दूसरा आपका ये आया। लेकिन अगर हम गेट करें तो क्या होगा? मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए, है ना, तो यूजर नेम भी आया और ये नेम भी आया। तो इसमें कितना कुकी है? 2 कुकी है। तो जितना भी कुकी होगा एक ही साथ आएगा, यानी कि अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया ना, तो सारा कुकी एक ही साथ आएगा। अब किस कुकी पे काम करना है उसको आपको इसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यानी कि इससे स्प्लिट कर सकते हो, इससे, डॉट से। तो डॉट से जब आप स्प्लिट करेंगे, जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए जरा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा इस तरीके से, कुकी के नाम से, लेट कुकी, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसोल और डॉट लॉग का हैश करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं कुकी को स्प्लिट कर लेता हूँ। तो कुकी डॉट स्प्लिट, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैंने इससे स्प्लिट कर लिया कुकी को। तो अब क्या होगा, देखिए अभी अलग अलग कुकी आ रहा था ना जब हम इस पे क्लिक कर रहे थे, तो अभी क्या होगा जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए 0 इंडेक्स पे आपका यूजर नेम वाला कुकी चला गया और 1 इंडेक्स पे आपका ये नेम वाला कुकी चला गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पे अगर आपको काम करना है तो 1 इंडेक्स को एक्सेस करिए, और इस पे काम करना है तो 0 इंडेक्स को एक्सेस करिए। कैसे कुकी निकालना है, कैसे कुकी सेट करना है, ये आपने सीख लिया। और कैसे कुकी डिलीट होगा, कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर हम ब्राउजर कट कर दें तो हमारा कुकी डिलीट नहीं होगा। फिर से अगर हम इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लें, तो अगर हम इंस्पेक्ट करके जाके देखें तो उसमें कुकी स्टोर होगा। अब वो कुकी कब एक्सपायर होगा? जो आपने टाइम दिया है। अगर हम एप्लीकेशन में जाएं, ये देखिए, है ना, तो जो कुकी आपका स्टोर होगा वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक आप या तो यहाँ से ना डिलीट कर दें, या तो आप सेटिंग वगैरह से जाकर कुकी वगैरह क्लियर ना कर दें, तब तक ये स्टोर रहेगा। और जब तक इसका एक्सपायरी टाइम आ नहीं जाएगा तब तक ये स्टोर रहेगा। एक्सपायरी टाइम अगर आ गया तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी आपने सीख लिया कुकी कैसे सेट करना है। अब हम आगे काम करेंगे। तो अभी हमें सेट इंटरवल पे काम करना है, उसके बाद सेट टाइम आउट पे काम करना है। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता हूँ मैं सेट इंटरवल पे काम करने के लिए।
तो सेट इंटरवल क्या है? सेट इंटरवल एक तरीके का फंक्शन है। ऐसे समझ लीजिए कि सेट इंटरवल क्या है, एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एक फंक्शन के रूप में कॉल करना है कभी भी आपको। इसके अंदर दो आर्गुमेंट आपको देने हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट आपका कॉल बैक फंक्शन होगा, इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। ये पहला आर्गुमेंट हो गया। दूसरा आर्गुमेंट आपका हो जाएगा टाइम। तो टाइम आपको यहाँ पर मिली सेकंड में देना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1000 मिली सेकंड। तो 1000 मिली सेकंड लिखने का मतलब ये होगा कि एक सेकंड, और एक सेकंड लिखने का मतलब ये होगा कि हर एक सेकंड पे यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे डिफाइन कर दूं, और यहाँ पर मैं h1 के अंदर कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने ऐसे h1 को क्लोज कर लिया, यहाँ पर मैंने h1 को स्टार्ट किया, मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड। तो नोटिस करिए अभी क्या होगा कि हर एक प्रति सेकंड में ये जस्ट फॉर कोड प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट पे। तो सेट इंटरवल क्या करता है, किसी भी कोड को रिपीट करते रहता है, ठीक है, जब तक ये इनफाइनाइट चलेगा। याद रहे ये इनफाइनाइट चलेगा, रुकेगा नहीं। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए लाइव सर्वर से चल रहा था ना, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है इस तरीके से। लाइव सर्वर वाला कट कर दीजिए, इसको रिलोड करिए। ये देखिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए हर सेकंड आपको जस्ट फॉर कोड ये प्रिंट करते हुए दिखेगा। ये देखिए, तो जितनी बार ये, यानी कि हर एक सेकंड में जस्ट फॉर कोड प्रिंट होगा, और ये लाइफ टाइम प्रिंट होगा। यानी कि जब तक आप इस पेज को कट नहीं कर देंगे जब तक ये प्रिंट होता रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। अब इसको रोकना कैसे है? अगर आप रोकना चाहते हो तो इसको आप एक वेरिएबल में रखो। जैसे हमने यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाया जरा तरीके से, क्लियर के नाम से, ठीक है। क्लियर के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन पे हमारे पास, अच्छा एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट से जब प्रिंट करते हैं तो जो बटन है वो हमारा चला जाता है, ठीक है ना। नोटिस करिए हमारे पास बटन है ना यहाँ पर, वो चला जाता है। तो उस केस में हम डॉक्यूमेंट से ना प्रिंट करके इसको डिप से प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पर आप लिखिए क्लियर, क्लियर इंटरवल। तो ऐसे मैंने लिख दिया क्लियर इंटरवल, ताकि ये बटन रहे हमारे पास, इस पे क्लिक करने पे क्लियर होगा। ये बटन हटा देते हैं और एक डिप बना लेते हैं। इस डिप के अंदर मैं प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले तो हम डिप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा से डिप के नाम से, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे और डिप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो डिप को बस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये डिप सिलेक्ट हो चुका है। अब आप जहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे वहां पर आपको डिप डॉट इनर एचटीएमएल लिखना है। तो कंट्रोल एक्स करिएगा, और यहाँ पर आपको ऐसे डिव डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करना है इस तरीके से, और इसको ऐसे डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी भी वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले हो रहा था। मैंने रिलोड किया, बट अब ये बटन नहीं जाएगा, अब ये डिप के अंदर प्रिंट होगा। तो ये रिपीट हो रहा है, बट डिप के अंदर है, तो जो पहले से एक बार आ चुका है वो फिर रिप्लेस हो जा रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस इक्वल टू लगाना है, यानी कि जो पहले से आया है वो भी रुके और जो नया डेटा आ रहा है वो भी रुके। ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो अभी इस बटन पे क्लिक करते ही मुझे इसको रोकना है, तो सबसे पहले तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, जो कि मैंने कर लिया है। अब उस बटन पे आपको क्लिक करना है, तो ऑल बीटीएन का जीरो इंडेक्स डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करिएगा इस तरीके से, कॉल बैक को डिफाइन करेंगे। और क्लियर इंटरवल के नाम से आपको फंक्शन मिलता है। जब भी आपको क्लियर करना होगा तो बस इस फंक्शन को कॉल करिएगा, और इसमें जो आपका इंटरवल है वो दे दीजिएगा। क्लियर के नाम से हमारे पास ये है, यानी कि इसमें हमने स्टोर किया है, तो बस इसको असाइन कर दीजिए। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये रुक जाएगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए अभी ये चल रहा है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, अब ये रुक जाएगा, अब ये नहीं चलेगा आगे। ये देखिए कहाँ चल रहा है अब। तो इस तरीके से आपको सेट इंटरवल पे काम करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है डेफिनेशन यहीं पर कर दें। ऐसा जरूरी नहीं कि जो फंक्शन का डेफिनेशन किया हमने यहीं पर कर दें, हम चाहे तो यहाँ पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे प्रिंट के नाम से एक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लिया। तो फंक्शन ऐसे नहीं कॉल करना है, यहाँ पर आपको बस प्रिंट लिख देना है, और इसका डेफिनेशन आप कहीं पर भी कर दीजिए। तो मैंने ऊपर करना है डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे कहाँ से बनाना है, जरा ठीक से प्रिंट के नाम से, और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है वो आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने वही जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो बस स्पिरिट फंक्शन आप यहाँ पर दे दिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पूरा कोड कहाँ लिखा था, इसी फंक्शन के अंदर लिखा था। अब हमने इसको और ज्यादा शॉर्ट कर दिया, यानी कि हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन का कोड लिखें, मल्टीपल लाइन का कोड लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अभी नोटिस करिए वैसे ही काम होगा जैसे पहले हो रहा था, देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। ये देखिए चल रहा है। अभी इस पे क्लिक कर दें तो ये रुक जाएगा, क्योंकि क्लियर इंटरवल। तो इससे हम बड़े बड़े काम को करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आगे। चलिए कुछ और चीजों पे मैं काम करना आपको बताता हूँ। जरा मैंने एक वेरिएबल बनाया, जरा लेट डेट के नाम से, और यानी कि डेट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और न्यू कीवर्ड के साथ में डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मैं इस डिव के अंदर H1 के अंदर ही मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डेट को।
तो अगर आपको डेट यहाँ पर एक्सेस करना है ये वाला वेरिएबल, तो आप या तो ऐसे एक्सेस कर सकते हो, यानी कि प्लस लगा के पहले तो आपको डुअल कोड देना है, उसके बाद फिर से प्लस लगाना है और यहाँ पर आप डेट के अंदर से, यानी जो डेट वेरिएबल है आपका उसके अंदर से डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यानी कि टू लोकल टाइम स्ट्रिंग को हमने अगर कॉल किया है तो क्या होगा, यानी कि ये प्लस हटा दीजिए, नोटिस करें मैंने रिलोड किया और हर 1 सेकंड में ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना, ये चल रहा है, यानी कि आपका टाइमर चल रहा है। मैंने रिलोड किया, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेट इंटरवल के हेल्प से ही चल रहा है। अगर ये आप सेट इंटरवल के अंदर नहीं कॉल किए होते प्रिंट फंक्शन तो ये नहीं चलता। जैसे यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ और इस प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ बाहर, ऐसे मैंने कॉल कर लिया और थोड़ी देर के लिए मैं इस कोड को कमेंट कर दूंगा, यानी कि जो प्रिंट फंक्शन है मैंने इस पे बाहर कॉल कर लिया है। ठीक है, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया तो अभी ये जो आपका सेकंड चल रहा था वो नहीं चलेगा, ये देखिए कहाँ चल रहा है, रुका हुआ है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हर 1 सेकंड आपका ये अपडेट होता रहे तो उस केस में क्या करना है, इस प्रिंट वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे क्या होगा, और यहाँ पर हमने टाइम क्या दिया है एक, तो जरूरी नहीं कि आप 1 सेकंड दें, आप जितना टाइम देना चाहें उतना टाइम दे सकते हो, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 100 मिली सेकंड। तो 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने बाहर प्रिंट किया तो अभी जो टाइमर चल रहा था हमारा वो सेकंड के रूप में वो नहीं चल रहा है यहाँ पर, नोटिस करिए। ठीक है, कहाँ चल रहा है। ठीक है, अब रिलोड करेंगे तभी आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा, ये देखिए मैं फिर से रिलोड करूंगा तो अपडेट होता दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइव अपडेट होता रहे, तो उस केस में आपको प्रिंट फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो अब यहाँ का कोड हर 1 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा सेकंड है वो चल रहा है, ये देखिए ना 15, 16, 17 इस तरीके से, परफेक्ट। और अगर आप रोकना चाहें तो इस पे क्लिक कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा, ये देखिए रुक गया ना, इस तरीके से, परफेक्ट। तो क्लियर करने के लिए आपके पास क्लियर इंटरवल के नाम से फंक्शन है, उसको कॉल करिएगा, परफेक्ट। इस तरीके से आपको काम करना है। तो याद रहे ये जो सेट इंटरवल फंक्शन है, यहाँ पर जो आप टाइम देंगे उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने यहाँ पर एक लिख दिया है, यानी कि 1000 मिली सेकंड लिख दिया है, इसका मतलब सिंपल सा यही हो गया कि हर 1 सेकंड में ये फंक्शन आपका कॉल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर इंटरवल से रिलेटेड था। चलिए जरा सेट इंटरवल को भी हम समझ लेते हैं, तो सेट इंटरवल कैसे काम करता है उसको भी समझेंगे हम। ठीक है, परफेक्ट। तो सेट इंटरवल पे आ जाइए जरा, इस तरीके से, सॉरी सेट टाइम आउट, अभी हमने सेट इंटरवल ही देखा था, अभी हमने जो देखा था वो सेट इंटरवल ही था, ये देखिए ना। अब हमें सेट टाइम आउट पे काम करना है, तो सेट टाइम आउट भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है। तो सेट टाइम आउट ऐसे आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है, इसके अंदर भी दो आर्गुमेंट, पहला आपका कॉल बैक फंक्शन और अगला आपका जो है टाइम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5000 मिली सेकंड, तो 5000 का मतलब क्या होगा, 5 सेकंड। और इसके अंदर क्या काम होगा वो यहाँ पर डिफाइन करिए आप। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग का इस तरीके से, या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ही यूज करिए, तो मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट या डिप के अंदर ही कुछ लिख देते हैं। तो डिप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने ऐसे डिप को लिखा। डिप हमारा कहाँ गया भाई, हाँ डिप ये रहा। ठीक है, डिप सिलेक्टेड है हमारा। डिप डॉट इनर एचटीएमएल में डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं h1 का यूज करूंगा और h1 के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। तो मैंने ऐसे h1 का यूज किया और यहाँ पर मैंने h1 के अंदर लिख दिया जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड। तो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन होगा, ये इस कोड को यानी कि इस लाइन को 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 5 सेकंड के बाद ये आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये एक ही बार प्रिंट होगा 5 सेकंड के बाद, ये नहीं रिपीट होगा, ये रिपीट होता था आपका, यानी कि जो पीरियड सेट इंटरवल था वो रिपीट होगा। यहाँ पर जो आपने टाइम दिया उतने सेकंड में वो कोड रिपीट होगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। तो जब भी आपको कोड को रिपीट करना होगा तो सेट इंटरवल को ही कॉल करिएगा। और जब भी आपको यानी कि जो है कोड को एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, कुछ देर बाद एग्जीक्यूट करना है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, है ना। तो बस यहाँ पर आपको मिली सेकंड के अकॉर्डिंग जो है टाइम कैलकुलेट करके देना है। जैसे आप चाहते हो कि 1 घंटे के बाद एग्जीक्यूट करें, तो सबसे पहले तो आपको 1000 ऐसे डिफाइन करना है। तो ये क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 60 से। तो अब ये कितना हो जाएगा, 60,000, यानी कि 1000 इंटू कितना हो गया, 60। तो कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000 का मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको इंटू कर देना 60 से। तो अब ये 60,000 इंटू 60,000 यानी कि 3600 लगभग सेकंड हो जाएगा। तो 3600 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। ठीक है ना, तो ऐसे 1 घंटे के लिए आप काम कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हो जितना भी मिली सेकंड आएगा। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो कोड है वो 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करे। अभी मैं पेज को रिलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही हमारा 5 सेकंड कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा, नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया, है ना। मैंने फिर से रिलोड कर दिया
तो 5 सेकंड के बाद ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। आपको नोटिस करना है, नोटिस करिए 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से प्रिंट हो गया, परफेक्ट। ठीक है, तो सेट टाइम आउट जो होता है वो मतलब एक ही बार आपका एग्जीक्यूट करता है, ये रिपीट नहीं होता है, लेकिन जो सेट इंटरवल होता है वो रिपीट होता है। चलिए एक अमेजिंग सी फंक्शनलिटी बनाना बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, एक वेरिएबल बनाइए जरा से लेट टाइम के नाम से, और इसमें कुछ टाइम को स्टोर कर लीजिए। तो मैंने जैसे यहाँ पर 10 मिली सेकंड यानी कि 10 सेकंड को, यानी कि 10 मैंने स्टोर कर लिया, 10 सेकंड नहीं है ये, 10 सिर्फ एक डेटा है 10, यानी कि एक नंबर मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद जो है, यानी कि 10 सेकंड के बाद हैप्पी बर्थडे प्रिंट हो, हैप्पी बर्थडे अमित प्रिंट हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सेट टाइम आउट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम सेट टाइम आउट इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करें, आप चाहें तो फंक्शन बना सकते हो और यहाँ पर कॉल कर सकते हो जैसे हमने वहां पर किया था। और 10 सेकंड के बाद होगा, इसलिए यहाँ पर हम 10 सेकंड को डिफाइन करेंगे। 10 सेकंड का मतलब 10,000 मिली सेकंड ऐसे डिफाइन करिएगा। क्या करना है, हमें हैप्पी बर्थडे अमित प्रिंट करना है। तो डिव डॉट इनर एस्टिमेट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। पहले तो इसको आप H1 से लॉक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर H1 स्टार्ट करेंगे, और मैं लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे बर्थडे अमित। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अमित मैंने लिख दिया। तो अभी क्या होगा, अभी मैं जब पेज रिलोड करूंगा तो ये 10 सेकंड के बाद यहाँ पर हैप्पी बर्थडे अमित लिख के आ जाएगा। नोटिस करिए, थोड़ा सा वेट करेंगे 10 सेकंड का, तो ऑटोमेटिकली हैप्पी बर्थडे अमित यहाँ पर 10 सेकंड के बाद लिख के आ जाएगा। ये देखिए 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा हैप्पी बर्थडे अमित लिख के आ गया। मैं चाहता हूँ टाइम भी माइनस होता हुआ दिखे, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे इंटरवल के हेल्प से। तो यहाँ पर आपको सेट इंटरवल इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ऐसे कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करना है, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है, और हर एक सेकंड पे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मुझे करना क्या है, इसी लाइन को कॉपी कर लीजिएगा जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आप कंट्रोल भी करना है। यहाँ पर जहाँ पर हैप्पी बर्थडे अमित लिखा हुआ है, ऐसे ही डुअल कोड फिर से देना है, 2 बार प्लस देना है, और यहाँ पर आपको इसको प्रिंट कर लेना है, किसको, टाइम को। तो बस यहाँ पर टाइम प्रिंट करिए, और प्रिंट करने से पहले टाइम को हम माइनस माइनस कर देंगे। तो टाइम माइनस माइनस ऐसे डिफाइन करिएगा, ठीक है ना। तो रिलोड करेंगे तो अब यहाँ पर टाइम आपका माइनस होता हुआ दिखेगा, 9 8, है ना। तो इसको आप डिजाइन वगैरह कर सकते हो बढ़िया सा। एक और चीज, अगर आप यहाँ पर प्लस नहीं लगाना चाहते हो तो इस चीज को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, इसको भी हटा दीजिए इस तरीके से, इसको भी हटा दीजिए। इसको आपको बैक टिक से घेर देना है। तो बैक टिक ऐसे स्टार्ट करिएगा, क्लोज करें, ठीक है, यानी कि इसको हम बैक टिक के अंदर रख देंगे, ऐसे बैक टिक के अंदर रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपको वेरिएबल का यूज करना है तो बस टेम्पलेट लिटिल डॉलर के साथ डिफाइन करिएगा, और जो भी आपको वेरिएबल यूज करना है वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने टाइम यूज करना है इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया। तो अभी भी वही काम होगा जो पहले हो रहा था। देखिए नोटिस करिए क्या होगा, 9 8 7 6 5 4, है ना, इस तरीके से। जैसे ही जीरो होगा हैप्पी बर्थडे अमित लिख के आ जाएगा। तो नोटिस करिए माइनस में जा रहा है, ठीक है, और ये जीरो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जीरो हो इसलिए हम यहाँ पर 11,000 लिखेंगे, ऐसे 11,000 कर दीजिए, और माइनस में ना जाए इसलिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो लेट क्लियर के नाम से वेरिएबल बनाए इस तरीके से, यानी कि क्लियर के नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और यहाँ पर जब ये प्रिंट हो जाएगा तो हम क्लियर इंटरवल के नाम से फंक्शन को कॉल करेंगे, और बस इसको क्लियर को दे देंगे, यानी कि जो क्लियर ये वाला है इसको इसको दे दीजिए। तो जब ये प्रिंट हो जाएगा बस ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये चलेगा ही नहीं। अभी मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए, ये देखिए 9 उसके बाद 8 7, है ना, इस तरीके से। जब जीरो पहुंचेगा तब ये आपका प्रिंट हो जाएगा हैप्पी बर्थडे अमित, और उसके बाद ये रुक जाएगा, फिर ये माइनस में नहीं जाएगा। ये देखिए हैप्पी बर्थडे अमित प्रिंट हुआ, अब ये माइनस में नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, अगर इस लाइन को आप कमेंट करते हो, अभी मैं यहाँ पर टाइमिंग जो है, चलिए कहने देते हैं, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया तो माइनस में चला जाता था ना। अभी देखिए अभी ये प्रिंट हो रहा है 9 8, है ना, इस तरीके से। तो एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी अमेजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। ये देखिए अभी प्रिंट होगा हैप्पी बर्थडे अमित, उसके बाद ये माइनस में जाने लगेगा, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। तो माइनस में ना जाए इसलिए हमने इस लाइन को लिखा था। तो क्लियर इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल को क्लियर करता है। ऐसे ही आपको टाइम आउट के नाम से भी, यानी कि क्लियर टाइम आउट, इसके नाम से भी एक फंक्शन मिलता है। तो इसको भी अगर आप रोकना चाहते हैं तो बिल्कुल रोक सकते हो, ठीक है, क्लियर टाइम आउट, परफेक्ट। चलिए जरा यहाँ पर रिलोड करके एक बार लास्ट टाइम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसको आप बढ़िया से डिजाइन वगैरह करके अपने फ्रेंड वगैरह को भेज सकते हो, ठीक है, और अपना टाइम वगैरह सेट करके भेज सकते हो। बढ़िया प्रोजेक्ट के रूप में इसको इस्तेमाल करिए, अच्छी चीज है। नोटिस करिए 10 सेकंड के बाद
हैप्पी बर्थडे अमित प्रिंट हो चुका है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए, काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।